मात्र और मात्र 24 घंटे। लेकिन इन 24 घंटों का जिसने सही इस्तेमाल किया वो आगे बढ़ेगा, जो सही इस्तेमाल नहीं करेगा वो हमेशा पीछे रहेगा। करना आपको है, सोचना आपको है, पढ़ना आपको है, लेकिन उसके लिए आपने 10वीं का एग्जाम पास किया, ये पुल के एक साइड की कहानी थी। इंटर का एग्जाम पुल के दूसरे साइड की कहानी है, और जो इन दोनों चीजों को जोड़ रहा है पुल, वो पुल है आपका क्लास 11। और ये इतना बड़ा सिलेबस जितना आपने अभी तक अपने करियर में इतना बड़ा सिलेबस नहीं देखा। आपको आगे की स्ट्रेटेजी भी फॉलो कराएगा, आपको किस प्रकार से पढ़ना है ये भी बताएगा, और आसान भाषा में पढ़ करके अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं ये भी बताएगा। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके अंदर डर सता रहा होगा। आपका रिजल्ट आया 10वीं का, 10वीं का रिजल्ट आने के बाद आपकी गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई, आप क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी 2-3 महीने निकल गए। अब आपके अंदर से डर सता रहा है कि अब हमारा अर्धवार्षिक एग्जाम आ गया है, हमारी छमाही परीक्षा आ गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम पढ़ाई को करें कि हम अपने इस एग्जाम को बढ़िया तरीके से कर पाए। मैं मान के आपको इस तरह से आज चलूंगा कि आज आपने पहली बार किताब उठाई है, पहली बार आप शुरुआत करने वाले हैं, और अगर आप पहली बार शुरुआत करने वाले हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन होता है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चे के रूप में आप बन चुके हैं, जिसके लिए एक बैकलॉग की समस्या आ चुकी है। इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो है जो बच्चा ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ऐसी प्रॉब्लम उसके सामने है। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप कक्षा 11वीं में प्रवेश ले चुके हैं, अगर आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको मैं बता दूं कि जब आपका सिलेबस का डिस्कशन हो रहा था तो उस समय विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक वो विद्यार्थी जो कि पीसीएम लेकर के अपनी पढ़ाई को आगे करते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित से। दूसरे वो विद्यार्थी होते हैं जो कि पीसीबी से लेकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के रूप में। जिनका सपना होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो चूज करते हैं, चुनाव करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। जिनका सपना डॉक्टर बनने का होता है वो पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अपने सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। आपने अभी तक ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है कि आपको डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है। कुछ बच्चे वो भी होंगे जिन्होंने सिर्फ इंटर की डिग्री लेनी है ताकि वो यूपीएससी दे सके। मेरा मतलब सिर्फ इस बात से है कि आप इन दोनों में से ही कोई एक लिए होंगे, तीसरा आर्ट्स ले सकते हैं या कॉमर्स ले सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो अभी साइंस लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, या तो उनका पीसीएम है या तो उनका पीसीबी है। मैंने पहले ही कहा कि 0 से आज मैं आपकी कहानी को स्टार्ट करूंगा, और सबसे पहले उन बच्चों के लिए कि जो मैथ लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मैथ की प्रॉब्लम मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये मैथ में आपके ढेर सारे चैप्टर आते हैं, समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमिति, इस तरह से आपको ढेर सारे चैप्टर अलग अलग इकाइयों में बटे हुए देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो आपके सामने ये मैथ का कंप्लीट सिलेबस रखा हुआ है हमने। इस मैथ के कंप्लीट सिलेबस को पूरा करने में आपको बहुत समय लगता है, बड़ा सिलेबस है। सर क्या मैथ ही बड़ा है? जी नहीं। अब मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस दिखा देना चाहता हूं। फिजिक्स के सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके चैप्टर्स हैं, और इतने ही नहीं हैं, और भी इसके चैप्टर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे रसायन विज्ञान के, तो रसायन विज्ञान में आपको 2 किताबें देखने को मिलेंगी, और उसमें भी आपको ढेर सारे चैप्टर देखने को मिलते हैं। इतना ही है क्या सर? नहीं, परमाणु संरचना से लेकर के आगे और आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, और इसमें भी ढेर सारी बातें। इसके अलावा रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक देखने को मिलेगा ऊष्मागतिकी का। इसके अलावा सर आपको देखने को मिलेगा साम्यावस्था। मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं, और उन इकाइयों को देखने के बाद आप आ जाओगे अपने बायोलॉजी विषय के ऊपर। और बायोलॉजी विषय में जब आप चर्चा को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर भी आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जीव विज्ञान में जीवित जीव कौन से होते हैं, उनका वर्गीकरण, वनस्पति जगत क्या है, प्राणी जगत क्या है,
पुष्पी पौधों में शारीरिकी, पुष्पी पौधों का शरीर, आकारिकी, संरचनात्मक संगठन, और ये इतना बड़ा सिलेबस जितना आपने अभी तक अपने करियर में इतना बड़ा सिलेबस नहीं देखा होगा। मैंने आपसे कहा है कि ये एक ऐसी मझधार है जिसके दो सिरे तो जमीन पर हैं लेकिन एक सिरा हवा में लटक रहा है। आप इसको ऐसे समझो कि आपने 10वीं का एग्जाम पास किया, ये पुल के एक साइड की कहानी थी। इंटर का एग्जाम पुल के दूसरे साइड की कहानी है, और जो इन दोनों चीजों को जोड़ रहा है पुल, वो पुल है आपका क्लास 11th का। डरने की बात है क्योंकि इससे वास्ट सिलेबस, इससे बड़ा सिलेबस अब तक आपने नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात आपकी यह है कि 10वीं का आप एग्जाम देकर के जब आए तो उसके बाद आपने सोचा कि एग्जाम बढ़िया गया, एग्जाम मस्त गया, अब मैं इसी लेन में लेकर के पढ़ाई करूंगा, इसी तरीके से पढ़ाई करूंगा। लेकिन वो जो आपका पोटेंशियल था, वो जो आपकी ताकत थी, वो जो आपकी एनर्जी थी, वो धीरे धीरे कम हो गई, कम हो गई। अब इस समय आप पूरी तरीके से न्यूट्रल हो। बैकलॉग का एक पहाड़ आपके पीछे लग चुका है। पहले समझ में ये नहीं आ रहा कि बैकलॉग को कवर करें, दूसरा ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ें। करना क्या है? देखते देखते आपका 6माही एग्जाम आ चुका है, तो इसके लिए क्या करें? मन में कुछ घंटी बजनी चाहिए। करना आपको है, सोचना आपको है, पढ़ना आपको है, लेकिन उसके लिए यहां पर मैं आ गया हूं प्रगति बैच के साथ, जो कि आपको एक बढ़िया तरीके से बैकलॉग भी कवर कराएगा, आपको आगे की स्ट्रेटेजी भी फॉलो कराएगा, आपको किस प्रकार से पढ़ना है यह भी बताएगा, और आसान भाषा में पढ़ करके अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं यह भी बताया जाएगा। तो सर प्रगति बैच ही क्यों? आपके सामने ये प्रगति बैच है जो कि मात्र और मात्र आपके सामने है 51 रुपए में। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं जो कि सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है इसमें। दूसरी चीज, आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं जिससे आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन आसानी से कर सकते हो। आप इसको थोड़ा ऐसे समझो कि आपका कोई फ्रेंड मूवी देखने गया है, 3 घंटे की मूवी वो 500 रुपए के टिकट पे लेकर देख रहा है। उस 3 घंटे की मूवी को जब आप उससे पूछेंगे घर आके कि भाई इस मूवी में क्या हुआ, तो वो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर समरी बता देता है कि हीरो ने ये किया, हीरोइन ने ये किया, हीरोइन के पिताजी ने ये किया, और कहानी इसके इर्द गिर्द घूम के खत्म हो गई। 3 घंटे की कहानी को 5 मिनट में रिवाइज कराया उसने। उसी प्रकार से इस पूरे सिलेबस को हम चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप आसानी से उसका रिवीजन कर सको। पहली बात, डीपीपी विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है इसमें, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलता है। और वो डेली प्रैक्टिस पेपर, जैसे आज की क्लास लिया, आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, उन क्वेश्चंस को आज दिया, आप घर पे बैठ के आराम से बनाओ। आराम से बनाने के बाद जो अगली क्लास आएगी, उस अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे, बताएंगे, उसका आंसर देंगे, जिससे आपने जो कल सॉल्व किया था उसमें हुई गलती को सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या मिलने वाला है आपको? इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। आपको ऐप के अंदर एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जिससे 24 घंटा 7 दिन आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दिए जाएंगे, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसका हल दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में या तो आए हैं या उनके आने की संभावना है। ये सारा कुछ प्रगति बैच में आपको मिल रहा है मात्र और मात्र कितने में? 51 रुपए में। सर इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं? जो मैं बताऊंगा बस उतना कर लेना, आपका काम बिल्कुल 100% बन जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। सर करना क्या होगा? सही प्लेटफॉर्म का चुनाव। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि प्रगति बैच लाइव हो चुका है आपका, यह एक सही प्लेटफॉर्म है। आपको टीचर आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, यानी कि आप जिस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, जिस स्पीड में पढ़ना चाहते हैं, जितना ज़्यादा या जितना कम पढ़ना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा इस प्रगति बैच के अंदर। यहाँ पर टीचर्स की जो लैंग्वेज होगी बिल्कुल इजी होगी। इजी का सेंस ये होता है कि बिल्कुल आरामदायक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, यानी कि आपकी कोई भी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा कि किस प्रकार से आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। एक एक चीज आपको
क्लियर की जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके उस चीज को क्लियर किया जाएगा। आपका एक एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट, बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता जाएगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी, आपकी नींव मजबूत होती चली जाएगी। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, दैट मीन्स आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। मैं नहीं कहता कि आप यहीं रहो, मैं ये कहता हूं कि जिस टीचर से आपको बेहतर समझ में आता है आप उस टीचर का पहले चुनाव कर लो, उसके बाद पढ़ाई की बात करेंगे। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म आपने सही नहीं चुना, प्लेटफॉर्म चुनने में अगर आपसे गलती हो गई, तो ये मान के चलिए आपका रिजल्ट गलत होने वाला है। इसलिए सोच लो, समझ लो, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो लो, उसके बाद आप उस प्लेटफॉर्म को डन करो। आपको ऑफलाइन में समझ में आता है, आप ऑफलाइन में जाकर के पहले डेमो क्लास लो, बैठ करके उनकी लैंग्वेज को समझो। अगर लैंग्वेज समझ में आ रही है ऑल गुड, नहीं आ रही है तो फिर दूसरा ट्राई करो। लेकिन सबसे पहला काम कि आपको इस प्लेटफॉर्म का सही चुनाव करना होगा। मैंने प्लेटफॉर्म अच्छा चुन लिया है सर, मैं ज्वाइन कर लिया हूं प्रगति बैच को, अब आगे क्या है सर, अब आगे कैसे पढ़ें इसकी मैं बात करता हूं। तो जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि आपको सबसे पहली दिक्कत इस समय जो लग रही है, जो ज्यादातर बच्चों ने मुझसे पूछा, वो दिक्कत आ रही है बैकलॉग की। बैकलॉग का मतलब ये कि हमने सर पढ़ा तो था, लेकिन जिस स्पीड से टीचर चल रहे थे उस टीचर के साथ हम नहीं आगे बढ़ पाए, पीछे बहुत कुछ छूट गया। हम गर्मी की छुट्टियां मनाने चल गए थे, उसमें टीचर्स के द्वारा बहुत कुछ पढ़ा दिया गया और वो छूट गया। देन व्हाट हैपेंड, अब क्या करें सर? आपको दो तरीके अपनाने हैं इस बैकलॉग को कवर करने के लिए। आप अपना एक भी टाइम, स्पेशली ऑन संडे, हम संडे को अक्सर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, उस दिन सोचते हैं छुट्टी का दिन है, हमें कुछ नहीं करना है। आप अपना एक भी समय मत गंवाओ, संडे स्पेशली, और बाकी इसके अलावा जो भी आपके क्लास नहीं हो पा रही है या जो भी आपका खाली टाइम बचा है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो घर का हो, उस समय पे लग करके आप इस बैकलॉग को कवर करेंगे, उसमें साथ देंगे हम। साथ कैसे देंगे? हम आपको वन शॉट कराएंगे। वन शॉट एक ऐसा वीडियो होता है जो 3 घंटे 4 घंटे का होगा, लेकिन उस 3-4 घंटे के अंदर हम कंप्लीट उस चैप्टर को कर देंगे। अगर हमने 3 से 4 घंटे में उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और आप आसानी से उसको पढ़ लिए, समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। पहला तो ये रहा। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं, सीधी सीधी दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं कि वन शॉट में ही आपको मैं वो सारा कुछ दूंगा, बिना एक भी पॉइंट मिस किए हुए वो सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा जो कि उस चैप्टर के अंदर में है। ये मैं नहीं, ये पूरी की पूरी टीम ऐसा करने वाली है जो हमारे साथ आप लोगों के बीच में आ चुकी है, और वो टीम आपके लिए सिर्फ बनी है, आपकी गुणवत्ता के लिए बनाई गई है कि कितना बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके। डन है? बैकलॉग कवर करने का ये सबसे आसान और बेहतर तरीका है। मन में एक और बात में आ रही है, मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। टाइम को मैनेज करेंगे तब जाकर के बैकलॉग कवर होगा। उसमें आपको बचना होगा इर्द गिर्द के कचड़ों से, जो आपके दोस्त हैं, जो आपको इधर उधर डाइवर्ट करते हैं। मोबाइल से डाइवर्जन आपका है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इन जितनी भी चीजें हैं जो आपका डाइवर्जन कराती हैं, उस डाइवर्जन से आपको बचना है। अगर आप उस डाइवर्जन से बच गए, इधर उधर की बातों से बच गए, बुरी फ्रेंडशिप से बच गए, तो आप बहुत बढ़िया कर जाओगे। सर बुक्स बता दो, कौन कौन सी बुक्स लेनी है? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक कहता हूं कि आप NCERT को ले लो। इस NCERT बुक के द्वारा ही आपका कल्याण होना है। स्पेशली बायो वाले तो लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड उसका दिमाग में भर लो। अगर आप NCERT को कवर कर लिए तो हमारे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन की बात की। इन क्वेश्चन को हम DPPs के रूप में भी देते हैं। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन हम आपको देंगे। जब आप NCERT को कंप्लीट कर लो, जब आप NCERT को कंप्लीट कर लो, तब आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जब आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, तब आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो।
कोई भी रेफरेंस बुक जो आपको अच्छी लगती है वो बुक आप यूज कर सकते हो। लेकिन इन दोनों को कवर करने के बाद, पहला तो बच्चा एनसीईआरटी को ही कवर नहीं कर पाता। 10% बच्चा अगर एनसीईआरटी को कवर कर लिया तो उस 10% में से 7% बच्चा ऐसा मिलेगा आपको जो कि इन क्वेश्चंस को भी कवर करेगा। और उस 7% बच्चे से मेरा ये कहना होगा कि आप ये रेफरेंस बुक तब यूज करो जब इधर की बातें क्लियर हो गई, तब वो आपके लिए बढ़िया मानी जाएगी, अच्छी होगी। और अगर आप इतना कर ले रहे हो, इसका मतलब आप 7% में नहीं, आपका रिजल्ट 100% बनने वाला है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे किताबों के सिलसिले के बाद समय सारणी क्या होनी चाहिए। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से विद्वान लोग हैं जिनके पास 24 घंटे का ही समय होता है, मात्र और मात्र 24 घंटे। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, आपका दोस्त है, आपके माता पिता हैं, यहां तक कि आइंस्टीन के पास भी यही 24 घंटे थे। लेकिन इन 24 घंटों का जिसने सही इस्तेमाल किया वो आगे बढ़ेगा, जो सही इस्तेमाल नहीं करेगा वो हमेशा पीछे रहेगा। सर कैसे इस्तेमाल करें, इस बारे में मैं सीधा सीधा आपसे कहूंगा कि कम से कम इसको आप 2 सेगमेंट में बांट लो। 2 सेगमेंट का मतलब 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, मतलब जरूर से जरूर लेनी है। मे भी 7 घंटे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद लो। इसके अलावा आप डेली रूटीन के जो काम करते हैं वो 3 से 4 घंटा आप डेली रूटीन के काम में लगा दो। यानी कि आपको वॉशरूम जाना है, खाना खाना है, सब्जी लेनी है, कपड़े धुलने हैं, जो भी करना है, ये 3 से 4 घंटे इधर निकल जाएंगे। लगभग कितने निकल गए सर? 8 4 12 या 7 3 10, 10 से 12 घंटे आपके निकल गए। अभी आपके पास कितना बचा है? 12 से 14 घंटे का समय बचा है, जिसमें मैं मान के चलता हूं कि आप 7 से 8 घंटा अपने स्कूल में रहते हो। 7 से 8 घंटा आप स्कूल में रहते हो और लगभग 4 से 5 घंटे की आपकी ऑफलाइन की या ऑनलाइन की क्लासेस होती हैं। टाइम तो पूरा खत्म हो गया सर, टाइम तो पूरा खत्म हो गया। कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि 7 से 8 घंटा हम स्कूल में पढ़े हैं, 4 से 5 घंटा यहां पढ़े हैं, लगभग हमने 12 14 घंटे की पढ़ाई कर ली, क्या ये हमारे लिए सफिशियंट है? बिल्कुल कंडम है वो लोग, एकदम बेकार बात है। क्योंकि मैं जानता हूं हमारे जमाने में भी जब हम लोग क्लास 11th में थे तो स्कूल में बहुत सारी क्लासेस नहीं चलती थी। जब हम क्लास 11th में थे तो हमें मस्ती में ज्यादा मजा आता था कंपेयर टू कि हमें पढ़ना है। अगर आप इन 7 से 8 घंटे के स्कूल के टाइमिंग को स्किप कर दो, स्किप का सेंस क्या है? कोशिश ये करें कि स्कूल ना जाना पड़े। सर स्कूल नहीं जाएंगे तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम होगी, सर स्कूल नहीं जाएंगे टीचर डांटेंगे, थोड़ी बहुत डांट कभी कभी खा ली जाती है, वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इस 7 से 8 घंटे को बचा लिए तो आप इस टाइम पर क्या करोगे सर? रिवीजन करोगे। आप इस टाइम पे क्या करोगे? जिसके स्कूल में मैंडेटरी है कि जाना ही जाना ही जाना है, तो उसके लिए मैं कहूंगा मेरे राजा जी 6 दिन का आपका स्कूल होता है, उस 6 दिन में से आप 3 दिन स्कूल जाओ और 3 दिन मत जाओ। अगर आपने इस 3 दिन का भी निकाल लिया हिसाब किताब तो भी आप 3 6 18 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। उसके अलावा आपके 4 से 5 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस। तो यहां से हमने 7 से 8 घंटे निकाले, यहां से हमने 7 से 8 घंटे निकाले। अगर हम 3 दिन का हिसाब लगा लेते हैं, 3 दिन का हिसाब लगा लेते हैं तो लगभग 24 घंटे हमें मिल जा रहे हैं, 21 से 24 घंटे मिल जा रहे हैं। पॉइंट को आप समझिएगा किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आप इन समय में से ही समय को नहीं चुराएंगे तो आप सिर्फ नॉर्मल इंसान बन के रह जाएंगे और जो आपका गोल है, जो आपकी मंजिल है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी मेरे दोस्त। आपको उस मंजिल को अगर देखना है, टारगेट बना लिया है आपने कि मछली की आंख में ही मेरा तीर जाना चाहिए, तो फोकस ऐसा होना पड़ेगा। डन है? इतनी बात अगर आप मेरी समझ गए हो मेरे राजा, तो आपके लिए अगली बात आती है कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने के 2 तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तरीका तो ये है कि आपको नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स आपको सतरंगी नहीं बनाना है।
सतरंगी का मतलब वेरिएबल कलर की पेन यूज नहीं करनी है, आपको सिंपल नोट्स बनाना है और वो नोट्स ऐसा रहे कि केवल उसको आप पढ़ सकते हो। कहने का सेंस क्या है सर? कहने का सेंस मेरे राजा इतना कि आपके द्वारा लिखी गई नोट्स को केवल आप समझोगे और आपका दोस्त अगर मांगेगा लेकर के अगले दिन वापस कर देगा, तेरी नोट्स मुझे समझ में नहीं आती। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर वो 4 दिन उसको लेने वाला था, 1 दिन में आपके पास आ गई और आप फिर से अपने रिवीजन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। पहला फायदा तो ये। दूसरा फायदा, आप जब सतरंगी नोट्स बनाते हो तो पहले रफ कॉपी में बढ़िया नोट करते हो, फिर उसको फेयर करते हो, डबल टाइम लगाते हो, और जहां तक मैं समझता हूं टाइम तो आपके पास है नहीं। टाइम बचाने की ये प्रोसेस है, आपको उसी समय नोट्स बनानी है। नोट्स बनाने का भी अपना एक तरीका है मेरे दोस्त। सपोज करिए कि ये आपकी नोटबुक है, ये आपकी कॉपी है, और इस कॉपी पे ऊपर इस प्रकार से एक हाशिया रहता है और साइड में इस प्रकार से हाशिया रहता है। टीचर जैसे जैसे चल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है, जो पॉइंट आपको लगता है आप यहां पर नोट करते हुए चले जाओ। लेकिन कभी कभी पढ़ाते समय टीचर ऐसी बात बोल जाता है जो डायरेक्ट एग्जाम को हिट करती है, लेकिन टीचर यहां लिखता नहीं है। आपको वो पॉइंट निकालना होगा और निकालने के बाद यहां ऊपर कहीं ऐसे नोट बना करके जैसे भी चाहूं यहां पे मेंशन कर लो। मैं ये करता था, किसी दिन आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगा तो मैं ये करता था, और जब देखता था कि स्टेटमेंट बड़ा है कॉपी को घुमा देता था और घुमाने के बाद फिर यहां पर नोट करता था। ये नोट्स बनाने का तरीका होना चाहिए। आपकी कॉपी एकदम भरी होनी चाहिए, उसमें कोई सतरंगी कलम नहीं यूज होनी चाहिए। समय को जितना ज्यादा आप बचा सको शॉर्ट में लिखने का प्रयास करो, जितना ज्यादा शॉर्ट। एग्जाम टीचर ने सेंटेंस बोला लंबा चौड़ा, आप उसको कोड में करके लिख लो। दैट विल बी वेरी वेरी बेटर फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा वो काम करेगा। तो इस प्रकार से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा, और इसी नोट्स को आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है। मन में आया कैसे रिवीजन करें सर? मैं आपसे कहता हूं कि जिस समय आपकी क्लास ओवर हो रही है, क्लास के ओवर होने के 12 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर आपका एक बार रिवीजन हो ही जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। जो क्लास के 3 से 4 घंटे में रिवीजन कर लेते हैं वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। 12 घंटे के अंदर कम से कम 12 घंटे के अंदर एक रिवीजन तो हो जाए, और इसके अलावा 2 से 3 दिन के अंदर यानी 24 से 48 घंटे के अंदर इसका दूसरा रिवीजन हो जाना चाहिए। सर 2 रिवीजन हो गए, तीसरा रिवीजन आपका जो संडे को जो आप मस्ती करते हैं ना, संडे को, उस संडे के दिन कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, कंप्लीट वीक का रिवीजन होना चाहिए। तो ये 3 बार रिवीजन अगर आप करते हैं तो वो चीज अगर आपको इस क्लास के अंदर 70% समझ में आई है, रिवीजन अगर आप 12 घंटे के अंदर करेंगे तो वो 70% आपके 85 से 90% चले जाएंगे। जब फर्दर आप रिवीजन करेंगे 2 से 3 दिन बाद तो वो 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा यहाँ रिवीजन नहीं किया, 2-3 दिन बाद देखेगा तो जो 70% समझा था वो 50% पे चला आएगा। बहुत सारी बातें क्लास की स्किप कर जाएंगे उसके दिमाग से, उसको पता भी नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि मुझे सब आ रहा है, मैंने तो बहुत ध्यान से सुना था, लेकिन वो स्किप कर जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन का पैटर्न होना चाहिए। रिवीजन हमेशा जो आपका हो वो नोट्स के सहारे होगा, तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। एनसीईआरटी से, टीचर के नोट्स से, टीचर के पीडीएफ से, टीचर के क्लास लेक्चर को मिला करके आप एक नोट बनाओ, लेकिन वो नोट इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा सजा धजा के लिखने से आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि गोल्ड मेडल मिलेगा, लिखो, जिंदगी भर लिखते बीत जाएगा, लेकिन वो नोट कभी पूरी नहीं होगी तुम्हारी, और बैकलॉग का पहाड़ चलता चला जाएगा। 5 गुना तेज लोग हैं आपसे, 5 गुना ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं जो ये काम करते हैं। जब तक आप नोट्स इधर से उधर करके बनाओगे तब तक वो क्लास में ही उसको बना लेंगे और उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहां से सब कुछ होना है। इसके अलावा आपको एक काम और करना है मेरे राजा। जब आप संडे को करें तो कोशिश ये करिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। उस दिन आपको बढ़िया सजा सजा के लिखना होगा।
क्योंकि वही जो लिखावट होगी वैसा ही आपको एग्जाम में लिखना है, और अगर आप उस तरह से एग्जाम में लिखते हो तो वहां से आपको नंबर मिलेगा और वही आपकी कमाई होगी। इस प्रकार से अगर आप रिवीजन करते हो, इस प्रकार से अगर आप मेहनत करते हो, तो आपका सपना सच साबित होने वाला है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, सजा सजा के लिखोगे तो लिखते रह जाओगे और बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा। गॉट इट? आइए अब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस सेशन को समाप्त करें, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमें कमेंट में कितने लोग बताएंगे कि सर हम आज से इस चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे, आज से ही हम क्लासेस करना शुरू कर देंगे, हमें डिले नहीं होगा, हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, जो समस्या होगी हम डायरेक्ट आपसे कहेंगे। और दूसरी चीज, हमें जरा ये लोग भी कमेंट करें कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम एक डेटा एनालाइज कर सकें कि आपको हम कितना दे सकते हैं। चलते चलते एक लास्ट बात आपके लिए कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा रिवीजन, उतना ज्यादा प्रैक्टिस और उतना ज्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। इस बात के साथ मैं अपनी आज की कहानी को रोकूंगा। मिलेंगे क्लास के अंदर, तब और बातें होंगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।